चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में सबसे पहले पार्ट में हम लोग ने फीचर्स कर लिए, कॉर्पोरेट वेल कर लिया, टाइप्स ऑफ कंपनीज कर ली, कंपनी कैसे फॉर्म होते हैं वो भी अपन ने देख लिया, उसका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो अपन ने देख लिया। फिर हम लोग ने देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। फिर हम लोग ने देखा शेयर्स, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में फर्दर 2 कैटेगरीज होती है विथ यूनिफॉर्म राइट्स एंड विथ प्रेफरेंशियल राइट्स। इज दिस क्लियर? हाँ, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स एंड प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इज दिस क्लियर? या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। फिर अभी जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अभी 4 चीजें बाकी है। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और 2 डॉक्ट्रिन्स बाकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या होता है? सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी। बराबर, ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। मतलब मेमोरेंडम में क्या लिखा रहेगा, जैसे सपोज अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है? चैरिटी, वेलफेयर, प्रमोटिंग एजुकेशन वगैरह सब। बट वही दूसरी जो कंपनीज होती है, ठीक है, वो लोग अपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिखते हैं, मतलब मकसद क्या उन लोग का कंपनी का, मेमोरेंडम में लिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो लोग स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बताते हैं, मतलब क्या उनका एरिया ऑफ फोकस रहेगा, व्हाट ऑल थिंग्स दे आर गोइंग टू कवर, क्या उसके बियॉन्ड वो लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते। साथ ही साथ इट एनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट आर द पावर्स एंड व्हाट एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन। मतलब कंपनी के क्या क्या पावर्स है, शेयर होल्डर्स के क्या क्या पावर्स है वगैरह सब उनको पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो मेमोरेंडम है ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मतलब क्या, किसी को भी अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो वो उसको पढ़ सकता है, मेमोरेंडम को पढ़ सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल टू रीड। शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन द मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। मतलब वो लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम को पढ़ के फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस शेयर या इस कंपनी में शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अब देखो, मेमोरेंडम बनता है कुछ फॉर्म्स में, जो टेबल्स होते हैं एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। टेबल ए में क्या लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का टेबल ए होता है। टेबल बी होता है लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी होता है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी होता है अनलिमिटेड कंपनी का। टेबल ई होता है एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ये टेबल्स है। टेबल ए में क्या रहता है? लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में लिमिटेड बाय गारंटी, नो शेयर कैपिटल। टेबल सी में लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल। टेबल डी में अनलिमिटेड कंपनी एंड टेबल ई में अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेमोरेंडम में होता क्या है? कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, सबसे पहला होता है नेम ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी कंपनी का नाम रहेगा, सपोज बिस्लरी, और वो कंपनी कौन सी टाइप की, अगर पब्लिक लिमिटेड होती है तो उसके पीछे वर्ड्स लगता है लिमिटेड, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे क्या लगता है? प्राइवेट लिमिटेड। बराबर? इज दिस क्लियर एवरीवन? अब कभी कभी कुछ सेक्शन 8 कंपनीज के पीछे इलेक्टोरल ट्रस्ट, मंडल, ये सब नाम भी लग जाते हैं। एसोसिएशन, फोरम, फेडरेशन, चैम्बर्स, ये सब किसके पीछे लगते हैं? सेक्शन 8 कंपनी के पीछे। समझ में आया? तो मेमोरेंडम में सबसे पहला तो क्या क्लॉज होता है? नेम क्लॉज होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, 1% कंपनी के पीछे क्या लिखते हैं? 1% कंपनी ही लिखते हैं। अंडरस्टूड गाइस? अच्छा, दूसरा क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ए भाई, हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना ही चाहिए ना, उसकी लोकेशन वगैरह सब लिखी जाती है। ठीक है, लिखी जाती है। ओके, वो क्या होता है तुम्हारा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। फिर होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज मतलब क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंपनी, मतलब क्यों वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो लोग बिजनेस करने वाले, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, मकसद ऑफ द कंपनी कैन से। इज दिस क्लियर? अच्छा, सपोज मुझे एक बात बताना, अगर कंपनी ने ना अपनी एक्टिविटीज चेंज कर दी, जैसे तुमको पता है पहले जंबो किंग बर्गर के बदले वड़ा पाव बेचता था, अब वड़ा पाव के बदले अभी उन लोग ने क्या कर दिया? बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उनका बिजनेस का स्टाइल ही चेंज कर दिया। सो इफ द कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटीज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम,
अब देखो जंबो किंग वड़ा पाव से बर्गर किया तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं किया। सपोज अगर उसने सोडा बनाना स्टार्ट कर दिया होता तो उसके नाम के साथ वो रिजेंबल नहीं करता, इसलिए देखो उसे नाम सेम ही रखा है, ठीक है। अगर उसने पूरा ही बिजनेस बदल दिया होता तो उसको क्या करना पड़ता, नाम भी चेंज करना पड़ता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसने बिजनेस की एक्टिविटी बदल दी है तो उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा, वो एक्टिविटीज के साथ मैच होना चाहिए। विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज। ये कहाँ पर बोला है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में बोला है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जंबो किंग वड़ा पाव से अभी सोडा पे आ गया तो उसको कुछ जंबो सोडा ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ना। गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर? तो अब तक अपन ने देखे दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अब तक 3 क्लॉसेस देखे। सबसे पहला कौन सा क्लॉज देखा, सबसे पहले कौन सा क्लॉज देखा हम लोग ने, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के बाद कौन सा क्लॉज देखा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एंड तीसरा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी क्लॉज। ये लायबिलिटी क्लॉज क्या बताता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैसी होगी। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये अभी तुम तीसरी बार पढ़ रहे हो ये चीज, ठीक है, यही चैप्टर में। जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वहां पर जो भी अनपेड अमाउंट होता है वो रहता है। लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर होता है, ठीक है। एंड ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, अनलिमिटेड वाला यहाँ पर लिखा ही नहीं है। इज दिस क्लियर? सो लिमिटेड भी हो सकती है लायबिलिटी और अनलिमिटेड भी हो सकती है। अनलिमिटेड के केस में भी तुमको पता है वाइंडिंग अप के टाइम पर ही बुलाते हैं। सो हम लोग ने ऑलरेडी ये समझ लिया है, जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उनके लिए कैसा होता है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। लिमिटेड बाय गारंटी है तो वाइंडिंग अप के वक्त जो भी पैसा चाहिए रहेगा वो गारंटीड अमाउंट तक का ही उनसे पैसा ले सकते हैं। कंपनी किससे ले सकती है, मेंबर्स के पास से। समझ में आ रहा है? और वो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो भी कब एक्सरसाइजेबल होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पर ही होती है। ये याद है ना तुम लोग को, अपने ने लिखा भी था। हाँ, फिर होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा है, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, क्या फेस वैल्यू रहेगी। तुमको पता है ऑथराइज कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करके अपन को मिलता है ना कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लोग क्या करते हैं, कितना ऑथराइज कैपिटल है उसको डिवाइड करते हैं इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव अग्रीड टू टेक, ठीक है। जो भी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने कितना शेयर लिया है कंपनी का वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उसको मिनिमम कितना शेयर लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा, तब जाके वो सब्सक्राइबर बन पाएगा ना। यस और नो, 1 शेयर तो देना ही मतलब लेना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो लोग क्या करेंगे, एक एसोसिएशन क्लॉज बनाएंगे। मतलब क्या, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर and shall write against his name the number of shares taken by him। मतलब क्या होता है, एक साथ जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं मिलजुल के कितने लोग कंपनी बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। इज दिस क्लियर? ओपीसी के केस में अपन ने देखा था कि मेंबर को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। समझा क्या? अब देखो, जब भी तुम लोग ये सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कर रहे हो तो मेमोरेंडम को प्रिंट करना है, डिवाइड करना है इनटू 2 पैराग्राफ, नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली एंड साइन बाय एटलीस्ट 7 पर्सन। तुमको पता है कि पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए, मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी में 2 एंड 1 पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी। इज दिस क्लियर? साथ ही साथ 2 एटलीस्ट 1 विटनेस होना चाहिए जो ये सारी सिग्नेचर्स को अटेस्ट करेगा। मतलब क्या, वो उसको अटेस्ट करना मतलब पता है ना कि मतलब ही विल ऑल्सो साइन बीनीथ देम दैट ही इज द विटनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी वन विटनेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। हावेवर कोई भी माइनर कभी भी मेमोरेंडम को साइन नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर गार्डियन ऑफ माइनर करेगा तो चलेगा। यस, ही विल हैव टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं मैं माइनर के बिहाफ पे कर रहा हूँ। नहीं, तुमको करना है तो करो, बट खुद की पर्सनल कैपेसिटी में करने का। ऐसा नहीं कि जब माइनर बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको दे दूंगा ये शेयर्स, ऐसे नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो, गार्डियन ऑफ माइनर हु सब्सक्राइब्स टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल डीम टू हैव बीन सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। समझ में आया क्या? ये होता है तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं टोटल? सबसे पहले नेम क्लॉज, फिर होता है तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज,
फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है, ध्यान से सुनना. द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड देयर पावर्स. अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड देयर पावर्स. लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायर्स इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स. मतलब ये लोग क्या करते हैं, दिस प्री सपोजेज दैट पावर्स इन द नेचर आर लिमिटेड. ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं. इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction. तुम लोग ने injunction देखा है, अपन ने injunction पढ़ा है आगे. This is because company doesn't become the owner of the money which is ultra wires the company. Ultra wires the company. समझ में आ रहा है? एक बात मैं तुम लोग को वापस से समझाता हूँ. देखो कंपनी का रूल क्या होता है, कंपनी का रूल ऐसा होता है दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड ओनली फ्रॉम द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट. इसका मतलब क्या होता है, एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ. एक सिंपल बात बताओ, तुम्हारी ऑथोरिटी, हम लोग ने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, विदाउट अथॉरिटी अगर कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है तो वो क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है. ठीक है, उसके लिए क्या पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल है, नहीं है, बराबर ना, विदाउट अथॉरिटी क्या. तो वैसे यहाँ पर कंपनी लॉ में भी क्या बोला है, अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या, कोई भी ऐसा काम या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी करती है बियॉन्ड इट्स पावर्स. क्या उसके पास पावर्स थी, क्या उसके पास अथॉरिटी थी, नहीं थी. Not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law. इसका मतलब क्या, बियॉन्ड पावर अगर तुमने कुछ भी काम किया तो क्या होएगा, वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या होता है, अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड्स फॉर द पर्पज अदर देन दोज सैंक्शन बाय द मेमोरेंडम. मतलब देखो ना, एक सेक्शन 8 कंपनी जो है उसने क्या किया, चैरिटी ऑब्जेक्ट को छोड़ के कोई भी और फालतू खर्चा कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, अपना जो सेक्शन 8 का कंडीशन है वो वायलेट कर दिया. यस और नो? क्योंकि उसके मेमोरेंडम में क्या लिखा है, सेक्शन 8 मतलब एक एनपीओ वाले क्या करे, बिजनेस चालू करे, चलेगा क्या, वही चीज बताइए यहाँ पर. द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड ऑन एन अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन नॉर इट कैन स्यू ऑन इट, क्योंकि वो उसके पावर में ही नहीं था. तो अगर उसने बियॉन्ड पावर जाके कुछ भी काम किया है तो ना वो किसी पे केस कर सकता है ना उसके ऊपर कोई केस करेगा, क्योंकि वो क्या बन जाता है, होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ बन जाता है. क्योंकि ये मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कंपनी ने हमको फंसाया है, क्योंकि जब भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको मेमोरेंडम पढ़ के करना चाहिए था. देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद द कंपनी one is deemed to know about the powers of the company. ठीक है, if in spite of this you enter into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company. Are you getting my point? Is this clear? इसका सिंपल मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये बोलता है कि अगर कंपनी की कुछ पावर्स है, वो पावर्स सारी की सारी कहाँ पर लिखे है, मेमोरेंडम में लिखे है. अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया जो उसके पावर्स में नहीं आता है, अथॉरिटी से बाहर जाकर कुछ भी काम किया, वो क्या बन जाएगा, होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ. अब मुझे एक बात बताओ, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी पढ़ते थे वहां पर कैसा होता था कि अगर एक पार्टनर विदाउट अथॉरिटी काम करता था तो उसको पर्सनली लायबल हेल्ड करते थे. यहां पर कंपनी को नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि उसको मेमोरेंडम पढ़ के करना चाहिए था, बराबर. तो थर्ड पार्टी ऐसे नहीं बोल सकती कि कंपनी ने हमको फंसाया. आर यू गेटिंग इट और नो? क्योंकि इट इज अज्यूम्ड कि लोग क्या करेंगे, कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ के फिर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे. और अगर उन्होंने पढ़ा था कि ये तो कंपनी के पावर्स में है ही नहीं, दिस इज अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर्स, तो उन्होंने कंपनी के साथ डील ही नहीं करना चाहिए था. इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड? चलो अब देखो, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बीइंग वॉइड
कैनॉट बी रैटिफाइड बाय द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो ऑलरेडी कोई भी वॉइड ट्रांजैक्शन है उसको कोई भी स्टेक होल्डर अप्रूव करेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज बाय रैटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। फॉर इंस्टेंस इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स विद द पावर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की पावर नहीं है बट शेयर होल्डर अगर चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। अब वो अगर रेटिफाई करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? इफ द अल्ट्रा वायर्स इज आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। एक सिंपल बात बताता हूं, डायरेक्टर्स ने अगर कोई भी ऐसा काम किया है जो बियॉन्ड अथॉरिटी है तो उसको रेटिफाई कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होती है ना, बिकॉज दे आर द ओनर्स। आर डायरेक्टर्स द ओनर्स? नो, दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर जस्ट द मैनेजर्स। समझ में आ रहा है? तो अगर डायरेक्टर्स ने कोई अल्ट्रा वायर्स किया है तो उसको शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकता है। सपोज कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज नहीं है तो उसको लोग क्या करेंगे? आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर कर सकते मतलब चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो एक केस लॉ है। द लीडिंग केस थ्रू विच दिस डॉक्ट्रिन वॉज एनंसिएटेड इज द एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोला? फैक्ट्स पढ़ रहा हूं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी वर टू मेक, सेल, लैंड ऑन हायर रेलवे कैरियजेस एंड वेगन्स। वेगन्स मतलब जो मालगाड़ी होता है ना, उसको वेगन्स बोलते हैं। To carry on business of mechanical engineers and general contractors, purchase, sell, lease and work mines, purchase and sell as merchants or agents coal, timber, metals। ये क्या है? उनका मेन काम है। ठीक है, ये क्या है उनका मेन काम? अब सुनना, डायरेक्टर्स ने क्या किया है? मिस्टर रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन। फाइनेंसिंग क्या उनका ऑब्जेक्ट है? कहीं पर भी लिखा है तुमको फाइनेंस रिलेटेड ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम एंड द कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बराबर। द कंपनी हाउएवर रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स। क्या ये उनके अथॉरिटी में था? क्या ये उनके ऑब्जेक्ट में था? नहीं था। रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन जीता रहेगा? रिची जीता रहेगा या रेलवे कंपनी जीता रहेगा? एशबरी रेलवे कैरियज जीता रहेगा, रिची जीता रहेगा? बोलो मुझे एक बात बताओ सुनो, हिज कंटेंशन वॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड हेंस विद इन द पावर्स। उसने क्या बोला? इधर है ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो ऐसे बोलता है ये लोग ने जो मुझे फाइनेंस किया वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में आ गया। मोर ओवर उसने क्या बोला था? यहां पर लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया? स्पेशल रेजोल्यूशन दे दिया। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करता है? शेयर होल्डर। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% से ज्यादा लोगों ने क्या कर दिया? उसको कंफर्म कर दिया है। However, it was held by the court that the contract was null and void. Why? Because this is a transaction that is ultra vires. It is said that the terms general contractors was associated with mechanical engineers. यहाँ पर देखो ना ध्यान से, to carry on business of mechanical engineers and general contractors। कहीं पर भी फाइनेंस की बात की है क्या? कहीं पर भी फाइनेंस की बात की है? नहीं की है। It had to be read in connection of company's main business। कंपनी का मेन बिजनेस यहां पर क्या है? वेगन्स भाड़े पे देना, ठीक है, या तो फिर रेलवे लाइन वगैरह सब करना। If the term general contractors was not so interpreted, it would authorize making of contracts of any kind and every description. Example, marine and fire insurance. इसलिए यहाँ पर क्या बोला है? An ultra vires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra vires by reason of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay और ratification. इसका मतलब क्या बोलते हैं पता है? अगर कोई चीज अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर है, भले ही डायरेक्टर्स ने जो काम किया था उसको शेयर होल्डर्स ने भी रेटिफाई कर दिया था, फिर भी अल्ट्रा वायर्स रिमेन्स अल्ट्रा वायर्स। इसलिए मिस्टर रिची ने जो भी केस किया था कंपनी के ऊपर उसमें वो जीत नहीं सकता, क्योंकि ऑल दी टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड एब इनिशियो। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? देखो सिंपल सा है, ये रेलवे कंपनी का काम ये है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम लोग फाइनेंस करेंगे कंस्ट्रक्शन को। अच्छा, वो लोग रेलवे लाइन बनाने का बोलते तो बात अलग होती, बट यहां पर क्या शब्द यूज किया है? फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन, मतलब वो उसको पैसा देंगे,
क्या ये उनके बिजनेस का पार्ट है? नहीं। तो दिस इज अल्ट्रा वायर्स। भले ही शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, फिर भी ये अल्ट्रा वायर्स ही माना जाएगा एंड मिस्टर रिची केस नहीं जीतेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो पूरे अल्ट्रा वायर्स का समरी दिया है। व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स? When an act is performed which though legal in itself, अब जो काम किया था वो लीगली काम था, is not authorized by the object clause of memorandum or by the statute, it is said to be ultra vires and the company and it is considered as null and void। एक सिंपल बात बताओ, अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या? अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो काम नहीं लिखा है और फिर भी अगर तुम वो काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा। ध्यान से सुनना, कौन सा क्लॉज? मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? मकसद क्या है कंपनी का, क्या काम कर रही है वो, बराबर। अगर तेरे कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई काम नहीं लिखा है और वो काम अगर कंपनी करती है तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। हिंदी में लिखो शॉर्ट फॉर्म में, अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई काम ऑथराइज नहीं किया है, अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई काम ऑथराइज नहीं किया है, कॉमा, उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। और वो नल एंड वॉइड होता है। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? पहला पॉइंट तुम लोग को समझ में आया? अच्छा, अल्ट्रा वायर्स इज बियॉन्ड पावर्स, तो इंट्रा वायर्स क्या होगा? विद इन पावर्स। अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट तुम लोग को समझ में आ गया ना? दूसरा पॉइंट देखो, इधर देखो, इधर देखो बोर्ड पे, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स मतलब जो बियॉन्ड पावर है, कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। मतलब उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो रेलवे वाला अपन ने केस लॉ देखा ना, उसमें कुछ फर्क पड़ा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या बोला? एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के पास वो पावर नहीं है। मैंने तुम लोग को स्टार्ट में बोला था, अगर डायरेक्टर ने कोई अल्ट्रा वायर्स किया है और शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई करते हैं तो चलता है, बट शेयर होल्डर्स के लिए वो क्या होना चाहिए? इंट्रा वायर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब डायरेक्टर की औकात नहीं है, बट शेयर होल्डर्स की तो है ना, बिकॉज वो लोग ओनर्स है, तो वो लोग रेजोल्यूशन पास करके उसको, वो जो भी काम है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एंटर कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला? इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में ही वो पावर नहीं है तो लोग क्या करेंगे? आर्टिकल्स को ऑल्टर करेंगे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? देखो 4 पॉइंट बोले अल्ट्रा वायर्स के, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, ध्यान से सुनना। अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है, बराबर, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है, वो क्या बन जाता है? अल्ट्रा वायर्स। क्या बन जाता है? अल्ट्रा वायर्स। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही नहीं लिखा है और वो अल्ट्रा वायर्स है, क्या है? अल्ट्रा वायर्स है, तो शेयर होल्डर्स भी इसको क्या नहीं कर सकते? रेटिफाई नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? डायरेक्टर्स के लिए वो अल्ट्रा वायर्स है, बट शेयर होल्डर्स के लिए वो क्या है? इंट्रा वायर्स है, तो उसको पास कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला है? अगर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रा वायर्स है तो ये लोग क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बस ये 4 पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है व्हेन इट कम्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इज दिस क्लियर? इसको कहीं पर लिख दो।
ये समरी है, हफ्ते ना पढ़ रहा है इससे। अब आगे आगे चलो डन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो मेमोरेंडम क्या बताता था, ऑब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेस थे। आर्टिकल्स क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल्स क्या बताता है, ताकि वो लोग इंटरनल अफेयर्स को क्या कर सके, मैनेज कर सके। जैसे मेमोरेंडम करता था फंडामेंटल कंडीशंस, ठीक है। आर्टिकल्स क्या बताता है, इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। समझ में आया। अच्छा, मेमोरेंडम पब्लिक के लिए ओपन था, आर्टिकल जरूरी थोड़ी है कि पब्लिक के लिए ओपन रखे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। They accept the memorandum as the charter of incorporation, and so accepting it, the articles proceed to define the duties. Articles क्या बताता है, सबकी ड्यूटीज बताता है, लोगों की क्या क्या पावर्स हो गए, राइट्स हो गए, बराबर। मतलब थर्ड पार्टी के साथ या कंपनी के अंदर लोगों की क्या क्या पावर्स होगी, ये सब कहाँ पर लिखा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, हेंस इट हैज टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली, मतलब इसको एकदम स्ट्रिक्टली बनाया जाता है। ये डोमेस्टिक मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है, कंपनी के अंदर कैसे मैनेजमेंट होगी, एंड वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताता है बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी। इज दिस क्लियर? तो एक तरह से आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स आर बाय लॉज, ठीक है, जो कंपनी के हर एक पर्सन को, डायरेक्टर्स हो या ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, हर किसी को लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल्स एक तरह से क्या है, कानून है, ठीक है, कंपनी का कानून है जो एवरीवन हैज टू फॉलो। अंडरस्टूड गाइस? अब देखो ध्यान से, आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें होगी। कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले होता है उसमें रेगुलेशंस होते हैं, बराबर, जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। इंटरनल है ना, आर्टिकल्स इज इंटरनल, ठीक है। तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ेंगे, वो लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। साथ ही साथ इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, बराबर, ये अंदर कौन से एडिशनल मैटर्स वो लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो सब चीजें यहां पर लिखी है, ठीक है। फिर प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आर्टिकल में कंटेन प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग टू द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। इन शॉर्ट, जैसे तुमको एक बात बताओ, हम लोग ने देखा था अल्ट्रा वायर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो था, उसमें लोग क्या करते थे, आर्टिकल को चेंज कर देते थे, क्योंकि देखो आर्टिकल इंटरनल होता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, तो तुम उसको अपने हिसाब से बार बार मॉडिफाई भी कर सकते हो, बराबर। जैसे अगर कोई ऑर्डर पास करना है, उसके लिए अगर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो उसको तुम चेंज करके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में करवा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, मतलब क्या कि जब भी तुमने किसी चीज को प्रोटेक्ट किया तो उसके लिए तुमने क्या नया प्रोविजन लाया। So the provision for entrenchment shall only be made either on formation of a company or by an amendment in the article। मतलब जब भी तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी चीज हो सकता है, कंपनी का कोई भी चीज हो सकता है, या तो कोई शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में अगर तुम कुछ ला रहे हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड करना मतलब चेंज करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, उसके लिए सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द कंपनी अग्री होने चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उनको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। सी, आर्टिकल को चेंज करना एक बड़ी बात होती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, मिनिमम 75% लोगों ने वो वोटिंग देना चाहिए, तब जाके वो रेजोल्यूशन पास होगा। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, मतलब क्या, जो भी नया चेंजेस लाया है वो चेंजेस का हमें किसको देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, कितने अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे टेबल F, G, H, I, J, शेड्यूल 1, ये सब लिखा रहता है। मॉडल आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स मतलब क्या, एक कंपनी दूसरी किसी सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस की जो कंपनी होती है उनके आर्टिकल्स को रिफर कर सकती है। इज दिस क्लियर? अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। जैसे मैंने बोला है ना कि अगर कोई रेलवे कंपनी है तो रेलवे कंपनी के रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। अब रेलवे कंपनी तो एक ही है इंडिया में, बट अदरवाइज मैं बोलूँ इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी का जो एक मॉडल मतलब समझ में आता है, एक प्रोफोमा जैसा, कि क्या क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होने चाहिए, मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए।
तो जैसे अगर मैं मेरी इंश्योरेंस कंपनी खोल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो मॉडल को रिफर करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा मॉडल ही रेप्लिका कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? मतलब जो नॉर्मल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब मुझ पे भी लागू हो गए। इज दिस क्लियर? एंड कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अच्छा मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर हुई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 2013 के बाद, इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। मतलब क्या देखो, 2013 के बाद जो भी कंपनीज बनी है उनके लिए वही मॉडल आर्टिकल्स उनको फॉलो करने पड़ेगी। इज दिस क्लियर? अब देखो हमें ऑलरेडी पता चल गया मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच का क्या फर्क है। मेमोरेंडम वो क्या बताता है, हमें ऑब्जेक्टिव्स की लिमिट बताता है, वेयर एज आर्टिकल्स क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, फिर दूसरा अपन ने देखा रिलेशनशिप। मेमोरेंडम रिश्ता बताता है कंपनी का विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वेयर एज आर्टिकल क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, क्योंकि वो इंटरनल होता है ना। फिर ऑल्टरेशन, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हैं ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या, ऐसे कभी भी मन चाहता भी ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस में हमें कोर्ट की या रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है, बट आर्टिकल्स को तो तुम अपने इजीली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि दे आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर? अच्छा, अल्ट्रा वायर्स, मुझे एक बात बताओ, अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाकर तुम लोग ने कोई भी चीज की तो क्या बन जाती है, नल एंड वॉइड। बट अगर आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाके कोई भी चीज की है तो नल एंड वॉइड नहीं होती, उसके लिए हम क्या करते, आर्टिकल को ही चेंज कर डालते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पर, एक्ट्स डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड। ओके, दे कैन नॉट बी रेटिफाइड. The acts ultra vires, the articles can be ratified by a special resolution of the shareholders. Is this crystal clear? ये एग्जाम में आएगा, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, ये MOA जो है ये क्या बताता है, डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मैं लिखवा दूं क्या तुम लोग को? अभी लिखो ना, कहीं पर मॉड्यूल में लिखो, जगह होगी ना कहीं पर तो। हाँ, नोट्स तो मैं दूंगा रे। अच्छा ओके, नोट्स, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, तुम्हारा जो लास्ट पेज है ना यहाँ पर, हाँ इधर एक जगह होगी ना लास्ट पेज पे, यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर लिखो MOA एंड AOA, जहाँ पर भी जगह हो। ठीक है, तुम लोग पॉइंट्स लिखते जाना, MOA एंड AOA। सबसे पहला पॉइंट लिखो MOA में, इट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। It defines objectives of the company. It defines objectives of the company. AOA में लिखो फर्स्ट पॉइंट, it lays down rules and regulations for internal management. It lays down rules and regulations for internal management. Next, point number 2 लिखना, MOA defines relationship of company with outside world. MOA defines relationship of company. MOA defines relationship of company with outside world. Point number 2 AOA में लिखना, it defines relationship of company with members. फिर थर्ड पॉइंट लिखो, कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर circumstances. Can be altered only under certain circumstances. Can be altered only under certain circumstances with permission of tribunal.
AOA में लिखना कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली by passing a special resolution. Can be altered simply by passing a special resolution. चौथा पॉइंट लिखो, अल्ट्रा वायर्स ऑफ MOA आर void, आर null and void. लिखो, अल्ट्रा वायर्स ऑफ MOA आर null and void. फिर लिखना अल्ट्रा वायर्स ऑफ AOA. नेक्स्ट पॉइंट AOA में लिखो, अल्ट्रा वायर्स ऑफ AOA कैन बी ratified by special resolution. Can be ratified by special resolution. ठीक है, समझ में आया? अभी देखो लास्ट कॉन्सेप्ट एक जो तुम्हारा बचा है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अब ध्यान से सुनना, इसके बाजू में इधर लिखो, इसको बोलते हैं टर्कॉन्ड रूल. क्या बोलते हैं? टर्कॉन्ड रूल. मुझे एक बात बताना, कंपनी के बाहर के जो लोग हैं उनको पता रहेगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है? उनको तो नहीं पता रहेगा. अच्छा चलो, तुमने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में कि मेमोरेंडम पढ़ के कंपनी के साथ डील करने का, बट अदरवाइज देन दैट विल द आउटसाइडर्स नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी? नो. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? उसके पहले हम लोग समझने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार. कोई भी बंदा जिसको कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा? एक नोटिस देगा, रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेगा, और उसको फीस भी भरना पड़ता है. ऐसे मुफ्त में क्या रजिस्ट्रार देखने नहीं देता है? कि म्यूजियम नहीं है. ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? रजिस्टर के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम एंड गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और पेमेंट ऑन प्रिस्क्राइब फीस. कुछ भी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए कंपनी रिलेटेड वो रजिस्ट्रार के पास से ले सकता है. अब देखो, ये तुम्हारा MOA है ना, MOA एंड AOA, ये जब कंपनी रजिस्टर करती है ना रजिस्ट्रार के पास, तो ये क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं. मतलब कोई भी बंदा कुछ नॉमिनल फीस देकर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है. बराबर. अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने जब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पढ़ा था, वहां पर हम लोग ने क्या देखा था कि कंपनी के साथ डील करने से पहले एक पर्सन को उसके MOA और AOA को रीड कर लेना चाहिए. ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ ना, कि जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हमको इंटरनल अफेयर्स पता ही होगा. नहीं ना. अब देखो, ये जो हम प्रिजम्पशन कर रहे हैं ना, प्रिजम्पशन के कंपनी के साथ अगर कोई थर्ड पार्टी, जैसे मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी के साथ सत्यम कॉन्ट्रैक्ट करने आया है, तो ये प्रिजम्पशन रहेगा. प्रिजम्पशन मतलब अजम्पशन रहेगा कि उसने मेरे कंपनी के MOA और AOA को स्टडी कर लिया है, उसके बाद वो मेरे पास आया है कॉन्ट्रैक्ट करने. समझ में आया? तो यहां पर देखो क्या बोला है, सेक्शन 399 confers the right of inspection to all. It is therefore duty of every person dealing with the company to inspect its document and make sure that his contract is in conformity with the provisions, but whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the document. ऐसा प्रिजम्पशन रहेगा कि उसको डॉक्यूमेंट की सारी चीजें पता है, उसको MOA के बारे में भी पूरा ज्ञान है, AOA के बारे में भी पूरा ज्ञान है, और इसी को बोलते हैं द प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्ट. ये जो हम लोग ने अजम्पशन रखा ना कि कंपनी के साथ डील करने के लिए जब भी कोई बंदा आता है तो पहले से ही AOA और MOA पढ़ के आता है. समझ में आया?
तो बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसका मतलब क्या होता है, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम तो क्या अज्यूम करेंगे कि उसको नॉलेज है कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें, मतलब उसको एमओए और एओए का पूरा ज्ञान है. he is not only presumed to have read the documents but also understood them. सिर्फ रीड करके आगे फिर बोलता है नहीं मुझे समझा नहीं था, हंसा नहीं बनने का फिर तभी. ठीक है, तुम्हें पता भी होना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए, तुम सोच समझ के ही हमारे साथ बिजनेस करने आओ. Every person dealing with the company not only has the constructive notice of MOA and AOA बट ऑल्सो ऑफ अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट. जैसे कितने बार वो लोग ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, ये सारी चीजें ना रजिस्ट्रार के पास पड़ी रहती है. सिर्फ वो बंदे को क्या करना रहता है, मेहनत करना रहता है, उसको रीड करके फिर आना रहता है कंपनी के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो, ये था तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो क्या बोलता था कि कभी भी कोई भी बंदा बाहर से आता है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तो क्या माना जाएगा कि उसने पूरी कंपनी की स्टडी करके आया है. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है. इसका मतलब वो क्या बोलता है कि देखो चलो हम पढ़ के आए, तुम्हारा मेमोरेंडम पढ़ के आए, तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आए, बट कैन आई से कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो डॉक्ट्रिन में मतलब सॉरी मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में नहीं लिखी होती. बराबर कि नहीं? क्या सारी की सारी चीजें थोड़ी ना वो लोग डेली का थोड़ी अपडेट देंगे. बराबर कि नहीं? सो इसलिए क्या होता है, कुछ टाइम पे डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं वो पता ही नहीं चलता है. मतलब डॉक्ट्रिन में जो कुछ भी लिखा है, सॉरी मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखा है, आर्टिकल्स में जो कुछ भी लिखा है, वो अपन पढ़ लेंगे एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. बट इंडोर मैनेजमेंट क्या है, ये एक एक्सेप्शन है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ये क्या बोलता है, The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. मतलब कंपनी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका ज्ञान थोड़ी इन लोग को रहेगा. समझ में आया? जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम, एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग द एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व. ये उसने अजम्पशन कर दिया, ये कंपनी ने जो कुछ भी काम किया है वो सही तरीके से अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ या उसको कंप्लाई करके ही किया है. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लैंडमार्क केस. और वो लैंडमार्क केस कहां पर हुआ था? द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन. इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कॉन रूल भी बोला जाता है. अब सुनना, ये जो अपन केस पढ़ रहे हैं ना, ये केस के रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है, ध्यान से सुनना. मिस्टर टर्कॉन्ड वॉज अ ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर. लिक्विडेटर समझ में आता है ना? लिक्विडेटर मतलब वो क्या करता है, जो कंपनी बंद होने वाली रहती है उसके सारे असेट्स बेचता है, उससे जो भी पैसा आता है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट कर देता है, पूरा फाइनल सेटलमेंट करता है वो. सो सुनना ध्यान से. मिस्टर टर्कॉन्ड वॉज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ इंसॉल्वेंट कैमेरॉन कोलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वानसी एंड लवगर रेलवे कंपनी. ठीक है. It was incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844. The company had given a bond of £2,000 to the Royal British Bank. क्या दिया था? कंपनी ने बॉन्ड दिया था. कितने का दिया था? £2,000 का. Which secured the company's drawings on its current account. मतलब या करंट अकाउंट में से जो भी वो ड्रॉ करेगा वो 2000 का बॉन्ड देकर रखा है. ठीक है. The bond was under the company seal signed by 2 directors and the secretary. मतलब वो legalized bond है, illegal bond नहीं है. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, मतलब articles of association में directors only had power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. A resolution had been passed but not specifying how much directors could borrow. मतलब कितने directors borrow कर सकते हैं लोन. ठीक है, वो उधर मेंशन नहीं किया था. इट वॉज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड, सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म्स. ही सेड द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर दैट द डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट्स रेजोल्यूशन अलाउड. मतलब क्या, 2000 का बॉन्ड है ना, तो जितना भी रेजोल्यूशन में परमिशन दिया कि डायरेक्टर इतना ही पैसा बोरो कर सकते हैं बैंक से, तो लिमिट है, लिमिट से ज्यादा वो लोग नहीं बोरो कर सकते. AOA was registered with the company's house, so there was a constructive notice. बराबर, मतलब बैंक ने तो पढ़ लिया था कि भाई इतना लिमिट दी गई है. But the bank could not be deemed to know which ordinary resolutions passed because there was not
रजिस्ट्रेबल, मतलब रेजोल्यूशन को उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, उन लोग ने सिर्फ किस चीज़ों को रजिस्टर किया था, MOA और AOA को. The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal workings. This is indoor management rule that the company's indoor affairs are company's problem. उससे बैंक को कुछ भी लेना देना नहीं है. उन लोग ने एक बॉन्ड रखा था ना, ऐसे थोड़ी थे कि मुफ्त में पैसा उठा रहे थे. They had kept a bond. Against that security they were borrowing the money. Are you getting my point? Is this clear everyone? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्कॉन रूल. इसको क्या बोलते हैं, टर्कॉन रूल. समझ में आया? अंडरस्टूड गाइस? अब देखो, तो इंडोर मैनेजमेंट हमें क्या बोलता है, इंडोर मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि आउटसाइडर्स को ये पता नहीं होगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है. इसके एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला इन लोग ने बोला है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. अब सुनना, you will notice that the aforementioned rule of indoor management is important to person dealing with the company through its directors or other person. They are entitled to assume that acts of directors or other officers of the company are validly performed if they are within the scope of its apparent authority. इसका सिंपल मतलब बोलूं, इंडोर मैनेजमेंट में क्या बोला गया है कि अगर अथॉरिटी में है, AOA MOA के हिसाब से अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो उसको वैलिड माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में क्या हो रहा है वो बाहर वाले को कैसे पता रहेगा. हम लोगों ने क्या सीखा था, अल्ट्रावायर्स में हम लोग ने ये सीखा था कि कंपनी के साथ कभी भी कोई अगर डील कर रहा है तो उसको MOA और AOA पता होना चाहिए. मतलब जितनी भी चीज़ें तुम लोग ने रजिस्ट्रार के पास सबमिट किए वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए. अरे बट उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो अजम्पशन नहीं किया जाएगा दैट द थर्ड पार्टी विल नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द इंटरनल अफेयर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अभी अपन एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. So long as an act is valid under the articles, if done in a particular manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. बाहर वाला पार्टी तो अज्यूम करेगा ना क्या ये लोग AOA और MOA को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सब सही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जो टर्कॉन रूल है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस है. मतलब कौन से केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा. सबसे पहला क्या बोला है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. मतलब द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी. मतलब पता ही है कि ये कंपनी इरेगुलर है. ठीक है, तो क्या ये रूल फिर एप्लीकेबल होगा? टर्कॉन रूल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, यहां पर देखो एक केस लॉ भी दिया है इन हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये इंपॉर्टेंट केस है वेयर डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्फ बिकॉज दे शुड हैव नोन दैट द एक्सटेंट टू विच दे वर लेंडिंग मनी टू द कंपनी रिक्वायर्ड द असेंट ऑफ जनरल मीटिंग विच दे हैड नॉट ऑब्टेन. अब देखो, डायरेक्टर्स ने क्या किया था, डिबेंचर्स खरीद लिए थे. अब जब डायरेक्टर्स ने डिबेंचर्स खरीदे तो उनको पता नहीं था कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे क्या चाहिए रहता है, जनरल मीटिंग में सब लोगों का असेंट चाहिए रहता है. तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें गलती किसकी है? कंपनी की है ना, डायरेक्टर्स की तो कोई गलती है ही नहीं. लाइकवाइज अ डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग which made the allotment. His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. मतलब क्या, सुनना ध्यान से, एक डायरेक्टर को कुछ डायरेक्टर ने मिलकर अपॉइंट किया, वो खुद ही वैलिडली अपॉइंट नहीं हुए थे, तो उन्होंने, वो खुद ही इलीगली बैठे थे काम पे, तो उन्होंने जब इसको अपॉइंट किया तो वो भी इनवैलिड ही माना जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? तो देखो, क्लियरली बोल दिया है, या तो तुम्हारे पास एक्चुअल नोटिस है या कंस्ट्रक्टिव नोटिस या नॉलेज, कुछ भी चीज का हो सकता है, बट वो क्या होनी चाहिए, इरेगुलरिटी. क्या होनी चाहिए? समझ में आया क्या? सबसे पहला केस तुम लोग को समझ में आया. मतलब ये रूल किसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा अगर वो पर्सन डील कर रहा है विद द कंपनी एंड उसको ये नोटिस है दैट द कंपनी इज एक्चुअली इरेगुलर और कंस्ट्रक्टिवली इरेगुलर. समझ में आया? तो क्या वो पर्सन बचेगा? फिर नहीं बचेगा. नेक्स्ट क्या बोला है, सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी. सुनना, द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली. मतलब क्या, तुमने ध्यान नहीं दिया,
और तुम कंपनी के साथ डील कर रहे हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो गया, तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज करके तुम अपने आप को बचा सकते हो? नहीं बचा सकते. Where person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, when the transaction is unusual ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, साथ ही साथ नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले को ही ध्यान देना चाहिए था ना. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यस और नो? सो अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो क्या होएगा? गलती किसकी होगी? थर्ड पार्टी की होगी. यहाँ पर वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकता बाय सेइंग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि मैं तो बाहर का हूं, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी के अंदर क्या हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो देखो, एक केस लॉ है, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी. द प्लांटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट. किसने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी? अकाउंटेंट. द ट्रांसफर वॉज हेल्ड वॉइड. वाई? द प्लांटिफ कुड नॉट हैव सपोज इन द एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी. मतलब हाँ चलो, अकाउंटेंट को पावर ऑफ अटर्नी दिया तो वो कर सकता है. दैट द अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. कैसे करेगा? एक अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी होती है क्या? नहीं होती. हाँ, अगर उसको क्लियरली लिख के दिया है दैट यू आर ऑथराइज टू सेल दिस प्रॉपर्टी, फिर लिया होता तो बात अलग होती. गेटिंग माई पॉइंट? तब वो ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई आनंद बिहारी लाल ऐसे ब्लेम नहीं कर सकता कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी के अंदर क्या हो रहा है. थोड़ी कॉमन सेंस भी तो यूज करनी पड़ती है ना. ठीक है. एक और केस लॉ है, हॉक्टन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थार्ड लोवी एंड विल्स लिमिटेड. यहां पर क्या हुआ था? पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 2 कंपनीज, मतलब 2 कंपनी का डायरेक्टर है, उसने अग्री किया टू अप्लाई द मनी ऑफ 1 कंपनी इन पेमेंट ऑफ डेट टू अदर. मतलब एक कंपनी का पैसा वो दूसरी कंपनी के डेट में पेमेंट में यूज कर रहा है. द कोर्ट सेड दैट इट वॉज समथिंग सो अनयूजुअल. The plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the person making the contract had any authority in fact to make it. क्या उसके पास अथॉरिटी था ये डायरेक्टर के पास? Any other rule would place limited companies without any sufficient reasons of doing so at the mercy of any servant or agent would purport the contract on their behalf. सिंपल बात बताओ मुझे, क्या डायरेक्टर के पास वो अथॉरिटी होती है कि एक कंपनी का पैसा लेकर वो दूसरे कंपनी के सामने अप्लाई करेगा, वो भी डेट का पेमेंट करने के लिए? नहीं. तो सामने वाले को चेक करना चाहिए ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? ये क्या होता है? सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी. क्या यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तुम्हारी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. तीसरा केस क्या है तुम्हारा? फॉर्जरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्जरी? जैसे मैं अगर मेरे पापा की साइन कर देता हूं तो मैंने वो साइन क्या किए? फॉर्ज किए. उसको क्या बोलते हैं? फॉर्जरी. ठीक है. The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery. So forgery के वजह से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? null and void बोला जाता है. अब देखो, forgery in many may in circumstances exclude the Turcon rule. Let's take for example ये जो केस लॉ हुआ था रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड. यहां पर क्या हुआ था? इन केस प्लांटिफ वॉज द ट्रांसफर ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट. प्लांटिफ ने क्या किया था? एक शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया, इशूड अंडर द सील ऑफ डिफेंडेंट्स कंपनी. कंपनी का सील था उस पर. द कंपनी सेक्रेटरी हु हैड अफिक्स्ड द सील ऑफ द कंपनी एंड फॉर्ज्ड द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड इशूड द सर्टिफिकेट. क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड होगा. बराबर ना, क्योंकि फॉर्ज किया हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द प्लांटिफ कंटेंडेड that whether the signature were genuine or forged was part of the internal management. अब ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो कंप्लेन करने वाला ऐसे बोलता है अरे मेरे को थोड़ी पता है कि किसने साइन किया, वो तो इंडोर मैनेजमेंट का हो गया. चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा. एंड देयरफॉर कंपनी शुड बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. बट कोर्ट ने क्या बोला? दैट द रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच अ कंप्लीट फॉर्जरी. इज दिस क्लियर? तो देखो, एक बार मैं वापस से तुम लोग को समरी देता हूं, सुन लो ध्यान से. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि जब भी कोई एक थर्ड पार्टी हमारे साथ डील करने के लिए आता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो एमओए और एओए को पढ़कर आया है. समझ में आया? ठीक है. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि अब जरूरी नहीं है कि आउटसाइडर्स को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी हो. चलो वो लोग पढ़ के आएंगे, एमओए पढ़ के आएंगे, एओए पढ़ के आएंगे, कुछ रेजोल्यूशंस पढ़ के आएंगे, बट फिर भी
कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ये आउटसाइडर्स को तो पता ही नहीं होगा, इसलिए आउटसाइडर के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी हुई तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से बच जाएगा, ठीक है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? कब कब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को तुम यूज नहीं कर सकते अपने बचाव के लिए, मतलब थर्ड पार्टी कब कब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज नहीं कर सकता? सबसे पहले जब उसको पता है दैट इरेगुलरिटी है ट्रांजैक्शन में, या वो एक्चुअल इरेगुलरिटी हो या कंस्ट्रक्टिव इरेगुलरिटी हो। दूसरा क्या बोला है? सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब क्या कि भाई तुम एकदम नेग्लिजेंट नहीं हो सकते, थर्ड पार्टी एकदम नेग्लिजेंट नहीं हो सकता, उसको चेक करना पड़ेगा। कोई भी चीज एकदम ही जो अनयूजुअल है या तो कोई बहुत ही नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीज हो रही है तो उसके ऊपर थर्ड पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। एंड तीसरा एंड लास्ट केस है फॉर्जरी। फॉर्जरी होने की वजह से वो सामने वाला थर्ड पार्टी क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं नहीं ये तो मेरी गलती है ही नहीं। फॉर्जरी इज नल एंड वॉइड। इज दिस क्लियर? उसमें वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्लीड नहीं कर सकता। समझ में आया? इसके साथ तुम्हारा पूरा कंपनी लॉ होता है खत्म। अब 2 मिनट रुकना, मैं बता रहा हूं कि तुमको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। सुनना ध्यान से, तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे पहला तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट बड़ा ही फ्रेश है। तुम लोग सबसे पहले स्टार्ट करोगे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स से, ठीक है। सर एक पीडीएफ डाल देंगे, आई गेस शायद डाल दिया होगा उन्होंने, एक पीडीएफ है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स का पीडीएफ है, उससे तुम लोग स्टार्ट करोगे। पहले नंबर 1 तुम लोग कंपनीज एक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। पहले तुम क्या करोगे, क्वेश्चन और आंसर को 3 टाइम्स रीड करोगे। कितने टाइम्स रीड करोगे? 3 टाइम्स रीड करोगे, उसको समझोगे। हमारे नोट्स वगैरह है, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट का नोट्स में तुम लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में दूंगा, उसका सीधा प्रिंट आउट निकाल लेना। समझ में आया? 3 टाइम्स उसको रीड करोगे, एक आंसर और एक क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद उसको 1 टाइम लिखने का। समझ में आया? सो 3 टाइम्स यू आर गोइंग टू रीड एंड 1 टाइम यू आर गोइंग टू राइट। ऐसे करके तुम पहले सारे के सारे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे करने हैं, साथ ही साथ मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस को चेक करने। समझ में आया? लेटेस्ट मॉड्यूल चेक करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो देखो तुम्हारा सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले तुम कंपनीज एक्ट करोगे, कंपनीज एक्ट के बाद सेकंड तुम करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर थर्ड करोगे तुम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये 3 एक्ट हो जाएंगे, तब तक तुम्हारा 1 महीना तो चला जाएगा। उसके बाद फोर्थ तुम क्या करोगे, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिफ्थ विल बी LLP, सिक्स्थ विल बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड सेवेंथ लास्ट में तुम वो पढ़ोगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इज दिस क्लियर? यही सीक्वेंस में पढ़ना है। समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छे से रिवाइज करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, नोट्स को पढ़ना है। कभी अगर तुम अटक गए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एग्जाम्पल्स रीड करो, और जितना मैंने नोट्स लिखा है नोट्स में से ही तुमको पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर्स उठाने का, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। तुम्हारा लॉ का ज्ञान कोई नहीं पूछने वाला उधर, तुमको पेपर लिखने को आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? हाईएस्ट टाइम तुम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगेगा। इससे पहले फटाफट 2-3 दिन में कंपनीज एक्ट करो। रोज एक हैबिट लगाओ, रोज के 5 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। 3 बार क्वेश्चन आंसर को रीड करोगे, 1 बार लिखोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छे से पढ़ना। हम लोग ने बहुत अच्छे से लॉ कवर किया है। हम लोग का सीक्वेंस याद है ना? वी स्टार्टेड विद LLP, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, IRF, फिर हम लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, सेल ऑफ गुड्स, एंड लास्ट में अपन ने किया है कंपनीज एक्ट। समझ में आया क्या? पक्का अच्छे से करना, शांति से करना, रिवीजन। और सुनो, कभी अगर तुम अटक गए, यू हैव द बैकअप ना, 2 के स्पीड पे सुन लो फटाक से, कोई भी कॉन्सेप्ट में फंस गए तो। गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? मैं तो पहले बोलूंगा, अभी जब तुम रिवाइज करोगे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे लेक्चर्स 2 के स्पीड में सुन लेने का। समझ में आया? बीच बीच में जब लिखने का गैप है उसको भगा देने का। ओके, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, एंड विद दिस वी फिनिश आवर CA Foundation Law. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.